अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन का कार्यक्रम आज हो सकता है। पहले खबरें थी कि नई सरकार का गठन शुक्रवार को नमाज के बाद होगा, लेकिन इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तालिबानी प्रवक्ता ने नई तारीख पर सरकार के गठन का ऐलान किया। सूत्रों की माने तो नई सरकार की कमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर संभालने वाला है। तालिबान के कश्मीर वाले बयान पर घमासान मच गया है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कश्मीर का जिक्र किया, जिसे लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया है। रविंद्र रैना ने साफ किया कि अगर तालिबान कश्मीर को लेकर साजिश रचेगा तो तालिबान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया है। तालिबान का कहना है कि चीन तालिबान के विकास में योगदान देगा। वहीं तालिबान ने चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड का समर्थन किया है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। वहीं अमेरिका की पूर्व राजदूत ने संदेह जताया है कि चीन तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन ने अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने कहा है कि जिन देशों की वजह से अफगानिस्तान का यह हाल हुआ है, उसे मौजूदा हालात से भागना नहीं चाहिए और इसके लिए पड़ोसी देशों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब यहाँ तालिबान का राज है। पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने साफ कर दिया कि उनका देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। हालांकि रॉब ने कहा कि वो आतंकी समूह के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए तैयार है। तालिबान और पंजशीर को लेकर घमासान जारी है। तालिबान सरकार ने पंजशीर घाटी में जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सालेह ने यह भी कहा कि तालिबान की इस हरकत पर दुनिया भर की नजर टिकी है। नई सरकार में महिलाओं को शामिल नहीं किए जाने के फैसले का अफगानिस्तान में विरोध हो रहा है। हेरात में गवर्नर ऑफिस के बाहर महिलाओं ने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें तालिबान से सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग की गई है। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के गठन पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक सरकार को कानूनी मान्यता देना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में स्थितियां और खराब होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय समूह किस राजनीतिक संस्थान से बात करेगा। काबुल एयरपोर्ट से फिर से हवाई सेवाओं की शुरुआत की कवायद तेज हुई है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि वो तालिबान और टर्की के साथ एयरपोर्ट के संचालन को लेकर बात कर रहा है। नीदरलैंड्स की सरकार ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से लोगों की निकासी के लिए आर्थिक फंडिंग को भी तैयार है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद देश में बुर्का की बिक्री बढ़ गई है। बड़े स्तर पर महिलाएं बुर्का खरीद रही हैं। तालिबानी महिलाओं को बुर्का में रहने की हिदायत देता रहा है। हालांकि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं बुर्का की जगह हिजाब पहन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में फैले बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे खराब हाल फिरोजाबाद का है, जहां अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद के अलावा बुखार के मरीज आगरा, कानपुर, मथुरा, औरैया, मैनपुरी, एटा, कासगंज में भी मिल रहे हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी बुखार फैल रहा है। फिरोजाबाद में फैले बुखार पर काबू पाने के लिए प्रशासन तमाम उपाय कर रहा है। जिले में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, साथ ही लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 3 डॉक्टरों को भी सस्पेंड कर दिया। मुंबई के हाई प्रोफाइल एंटीलिया केस में एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक मिलने और मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए ने मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जो 10,000 पन्नों की बताई जा रही है। चार्जशीट में एनआईए ने सचिन वाजे को आरोपी नंबर 1 बताया है। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे ने पूरी घटना का षड्यंत्र रचा और मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ में एनआईए को कई और चौंकाने वाले राज पता चले हैं। यूपी के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित बहराइच, गोंडा, बलरामपुर जिलों का दौरा किया और राहत सामग्री बांटी। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के काम की समीक्षा की, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के भी जल्द सर्वेक्षण का आदेश दिया है, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। 9 सितंबर को पीएम मोदी खिलाड़ियों से मिलेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार अब तक रिकॉर्ड पदक जीते हैं।
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने उत्तराखंड के खटीमा में नानक मत्ता गुरुद्वारे में सेवा की। हरीश रावत ने गुरुद्वारे में झाड़ू लगाई और संगत के जूते भी साफ किए। बीते दिनों हरीश रावत के पंज प्यारे वाले बयान पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद हरीश रावत ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। खटीमा के गुरुद्वारे में हरीश रावत की सेवा को उसी बयान पर प्रायश्चित के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष की अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। यूपी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश में पराक्रम महाअभियान के तहत ट्रेनिंग कैंप चला रही है, जिसमें 2 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस बार दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी मूर्ति दिखेगी। टीएमसी के कुछ नेताओं ने ममता बनर्जी की ये प्रतिमा तैयार कराई है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की ये प्रतिमा 10 हाथ वाली होंगी, जिसके जरिए ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में शुरू हुई 10 योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। उधर बीजेपी ने देवी दुर्गा से तुलना को ममता बनर्जी का अहंकार बताया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्री बारी बारी से जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि 70 केंद्रीय मंत्री 10 सितंबर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। सभी को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि उन्हें दूर दराज वाले इलाकों में जाना है, वहां की जनता के साथ सीधा संपर्क साधना है, उनकी परेशानियों को समझना और सुलझाना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में केंद्र के विकास कार्य कितने पूरे हो रहे हैं, इसकी भी समीक्षा करनी है। पंजाब के मोगा में सुखबीर बादल की रैली में प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 17 किसान नेताओं समेत 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि गुरुवार को सुखबीर बादल की रैली में किसानों ने जबरन घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। लंदन टेस्ट के दूसरे दिन रोहित और राहुल की नाबाद साझेदारी से भारत ने टेस्ट में वापसी कर ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 20 और केएल राहुल 22 रन पर नाबाद है। भारतीय टीम अब भी इंग्लैंड से 56 रन पीछे है। निचले ऑर्डर के बल्लेबाजों के कमाल से इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बना लिए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को 99 रनों की बढ़त मिली। इंग्लैंड की ओर से ओली पॉप ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। क्रिस वोक्स 50 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में रन आउट हुए। भारत की ओर से उमेश यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। करीब 6 महीने के बाद प्लेइंग 11 में वापसी करने वाले उमेश यादव ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। उमेश ने ये कमाल अपने 49वें मैच में दिखाया। भारत के लिए उमेश 150 टेस्ट विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज बने। कोलंबिया से निकले कोरोना के नए वेरिएंट म्यू ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। वायरस का बदला रूप अब तक 43 देशों में फैल चुका है। इस नए वायरस को जनवरी 2021 में पहचाना गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि म्यू वेरिएंट की बारीकी से निगरानी की जा रही है। अमेरिका में ईडा तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। लुइसियाना प्रांत में तूफान ने सैकड़ों घरों को अपना निशाना बनाया है। तूफान की वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में 10 लाख लोग बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी लुइसियाना में तूफान से प्रभावित जगहों का जायजा लिया। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद चीन में 14 जंगली हाथियों का झुंड यूनान प्रांत के जिनशुआंगबन्ना में अपने घर के बेहद करीब पहुंच गया। ताजा तस्वीरों में हाथियों के इस झुंड को अमो नदी पार करते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल हाथियों का ये झुंड अब पुएर शहर के मोजियांग काउंटी में है, जो जिशुआंगबन्ना से लगभग 103 किलोमीटर दूर है। जानी मानी विस्की निर्माता कंपनी गॉर्डन एंड मैकफिल दुनिया की सबसे पुरानी सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की की नीलामी करेगी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 80,000 पाउंड यानी करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। 80 साल पुरानी विस्की का लंदन में सोथबी के नीलामी घर में अनावरण किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक आर्थिक मंच से ऐलान। रूस देश के उत्तरी समुद्री मार्ग का उपयोग अन्य देशों के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगा। अमेरिका रूस पर इस क्षेत्र से अनुमति मांग कर ही गुजरने देने का लगाता रहा है आरोप। रूस के नियमों का पालन न करने वाले जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी का भी अमेरिका लगाता रहा है आरोप।
कनाडा में प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत विपक्षी नेताओं ने बहस में लिया हिस्सा। फ्रेंच भाषा में करीब 2 घंटे तक चली इस बहस में वैश्विक महामारी को लेकर विरोधियों ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कनाडा में 20 सितंबर को होना है चुनाव। न्यूजीलैंड के सुपरमार्केट में चाकूबाजी की घटना को प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने आतंकी हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएसआईएस से प्रेरित एक आतंकवादी ने शुक्रवार को ऑकलैंड में स्थित एक सुपरमार्केट में 6 लोगों को चाकू मार दिया। न्यूजीलैंड पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी की गोली मारकर जान ले ली। अमेरिका के कनेक्टिकट में एक विमान इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जिस इमारत से विमान टकराया उसमें करीब 100 कर्मचारी मौजूद थे। हादसे के बाद विमान को फार्मिंगटन इलाके के बाहर जलते हुए देखा गया। टेक्निकल खराबी के बाद विमान हुआ दुर्घटना का शिकार। करीब 70 साल पहले कोरियाई युद्ध में मारे गए सैनिकों की अस्थियों का चीन में किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान हवा में फायरिंग कर दिया गया शहीदों को सम्मान। दक्षिण कोरिया से लाई गई अस्थियों को शेनयांग में क्रांतिकारी शहीदों के कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां 1950 से 1953 में चले कोरियाई युद्ध में शहीद हुए कुछ सैनिक पहले से ही दफन थे।